study about the nature of electromagnetic waves. So this article will seems to be very interesting for you and so enjoyable for you. आपको इसका मैथमेटिक्स देख के बहुत मनोरंजन आपका होगा। समझ आना तो एक साधारण बात रहेगी पर आप मनोरंजन रोमांचित महसूस करेंगे। देखिए हम शुरू करते हैं। आपने ये पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो इस तरीके से चलती है। देखिए इसमें जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो अलोंग बाय डायरेक्शन मूव कर रहा है और जो वेव है वो जेड डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है। हम इसको ऐसे लिखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है उसके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है और ये जो दोनों होते हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो जेड डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम ऐसे जेड डायरेक्शन यहाँ में लिख देते हैं। यहाँ इस साइड में वेव जा रही है और ये एक्स एक्सिस आपकी हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। सो इस पिक्चर को आप इस तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ओरिजिन है वो मैक्सवेल इक्वेशंस है। मैं इक्वेशन थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को आपके साथ लिख के अपना विचार इसके ऊपर साझा करता हूँ। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है वो ये कहती है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग ए लाइन जोड़ दें, ई डॉट डी एल का मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी एक लूप के ऊपर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दें तो उसका जो आंसर आता है वो होता है कि कितनी तेजी से उस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। दिस इज थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। और जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है वो भी आपको कुछ जानकारी देती है। उसको पहले लिख लेते हैं फिर हम समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। किसी एक लूप के ऊपर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका आंसर आता है म्यू नॉट टाइम करंट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन ज़ीरो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब आपने इसको सीखना है कि ये आपको मैसेज क्या देती है इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि यदि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बदले और जितनी तेजी से बदले उतनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और इक्वेशन वाला जो ये वाला पार्ट है हम सिर्फ इस पार्ट को चूज करें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई, तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ की इक्वेशन है। यदि हम सिर्फ इतने इतने पार्ट को चूज करें, दिस पार्ट इज ओनली एम्पियर सर्कुलर लॉ। और एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, आपके पास यदि एक वायर है उसमें करंट है तो उसके किनारे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। मतलब एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है। अब आपने जो डायग्राम किया था उस डायग्राम में आपने किया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने ये देखा था कि यदि हम कंडक्टिंग वायर से आगे शिफ्ट करते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग को डिस्कस करते हैं, तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ जो वो फेल हो जाता है, क्योंकि बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स जो है वो कंडक्टिंग वायर्स नहीं होती है। तो फिर वहाँ जो करंट है वो कैसे ट्रांसफ़र करता है, ये सवाल है। ओके, सो इस केस में हम ये देखते हैं कि इस रीजन में एक नया करंट होता है, एडिशनल करंट होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। सो इस पॉइंट तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी के ऊपर जो है अब वो कंडक्शन करंट की वजह से होता है और इस पॉइंट में वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होता है। तो पर मैसेज क्या है इस इक्वेशन से, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये मैसेज आपको, ये इक्वेशन आपको ये मैसेज देती है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है मींस जिस जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। ये इसका मतलब है। हमने यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें
तो इस डायग्राम में जो कैपेसिटर प्लेट्स जो हैं, इनमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर है। मैं यहाँ एक लूप डिज़ाइन करता हूँ जिसकी कोई रेडियस r है। आप देखें, ये प्रीवियस आर्टिकल में हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं, ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इट इज टेंजेंट टू दिस लूप, इस लूप के टेंजेंट पर होगी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो ये कहानी यहाँ घट रही है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द बोथ इलेक्ट्रिक एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लूप के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम फिगर 8.4 जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस फिगर को आप जरा गौर से देखिए। इसमें आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में वेरी कर रहा है। ये जो आप ब्लूइश पार्ट आप देख रहे हैं, तो उस पार्ट में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है। और ये जो ब्लैंक पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग बाई डायरेक्शन वेरी कर रहा है। दूसरा आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो ये वेरिएशन है, आपने +1 में एक ट्रैवलिंग वेव को देखा है और ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को पढ़ा है। उसमें यदि वेव एक ऐसे ट्रैवल करती है इस तरीके से, ओके, तो इसका किसी भी पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी आपने इक्वेशन पढ़ा है। इस तरीके से इसी कंसेप्ट को आप यहाँ लगा देते हैं। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसको हम E0 मार्क कर देते हैं, ओके। और किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट पर अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं आपकी सिर्फ इस डायग्राम को देख के। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर कितना होगा, ये हो गया उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक साइन वेव की तरह ये वेव आपको दिख रही है। ये साफ दिख रहा है कि ये जेड डायरेक्शन की ओर जा रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और किसी टी टाइम के ऊपर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ जो टर्म k है वो k एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ये बताती है आपको कि आपकी वेव की जो वेवलेंथ कितनी है। इसको वेव नंबर से भी हम कह देते हैं। और जो ओमेगा है उसको आप लिख देंगे 2 पाई बाय ये टाइम पीरियड ऑफ द वेव है। और दिस इज द फेज ऑफ द वेव, कि जो वेव की लोकेशन जो है किसी पॉइंट के ऊपर जहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कहाँ है, and it is showing that the wave is moving along the positive z direction। और यदि आप यहाँ कर दें कि ओमेगा बाई के करें, तो ये फ्यूचर में यदि आपको काम आ जाए तो ओमेगा का वैल्यू आप लिख दीजिए 2 पाई बाई टी, और के का वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। सो दिस इज लैम्डा बाई टी विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये चीज़ें आपको मज़ेदार लगेंगी। ये जो इक्वेशन लिखी है उससे हमें कौन कौन सी जानकारी मिल रही है उसके बारे में हमने आपसे कुछ चर्चा की। अब आप ये देख रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सबसे पहले 3 मार्क कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखिए। इसमें जो एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो बाई डायरेक्शन में है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए? किसी भी टाइम पर बाई डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और ये साइन वेव की तरह ही चल रहा है। ये देखिए ये के जेड माइनस ओमेगा टी का मतलब है कि वे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की ओर जा रहा है। और देखिए ये पार्ट सेम है, के जेड माइनस ओमेगा टी, के जेड माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये दोनों ही कंपोनेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ये फेज में है, राइट। तो फेज में होने का मतलब है कि किसी भी टाइम इनकी जो लोकेशन है वो मैच करती है, इनकी वेरिएशंस जो है वो मैच करती है। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे हम कुछ प्ले करेंगे। अब मैथमेटिक्स का आप इंजॉय करेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 से प्रोसीड करते हैं, और कितना सुंदर आपके पास रिजल्ट आएगा इसकी आप खुद आप एंड में देख लेंगे। हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से शुरू करते हैं, और वो ये कहती है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया
कि यदि आप किसी लूप पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ते हैं तो वो होता है माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ कितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। इसका हम इक्वेशन नंबर 1 ही नाम रखेंगे। और ये देखिए ज़रा, अब आप देखें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक डायग्राम बनाते हैं कि एक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायग्राम बनाते हैं। अ, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, this is the y component and this is the x component and this is z component, this is y component. Now your wave is traveling like this, right? This is the maximum value of electric field which is E0. इसके ऊपर हमको एक रेक्टेंगुलर पोर्शन चूज कर लेते हैं हम इसको पढ़ने के लिए। इक्वेशन नंबर हम 1 को हम इसके ऊपर लगाने के लिए एक हम रेक्टेंगुलर क्लोज लूप ले लेते हैं। और इस क्लोज लूप में हम यहाँ लिख देते हैं कि मान लो ये वाला पार्ट आपका A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। और ये इसका विड्थ है, इसको आप dz कह सकते हैं। और ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ है। और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Ex होगा। और क्योंकि वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पर बदलता चला जाता है तो वो सेम नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ होगा Ex और कुछ Dex, राइट। अब हम इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को देखेंगे। ओके, सो जस्ट स्टार्ट विद, देखिए इसको ज़रा खोलते हैं। ये लूप है और इस लूप को खोल के कैसे लिखा जा सकता है, ये देखिए, ये आ जाएगा ई डॉट डी एल, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ये है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ जोड़ना है। तो ये जो ये वेव है ना, इसमें मैंने एक लूप वाला पोर्शन बना दिया। तो ज़रा देखें मैंने कैसे इसको लिखना है। ये आपके पास पहले आ जाएगा ए डी, इसको लिख दीजिए ई डॉट डी एल। अब हम यहाँ क्लोज नहीं लगाएंगे। ये देखिए दूसरा पार्ट आ गया, ए डी के बाद डी सी एंड दिस इज ई डॉट डी एल प्लस next part is CB, this is once again E dot DL plus rest part is this B to A, this is E dot DL. ओके, अब देखिए जरा लूप बन गया कि नहीं, A से लेके वापस फिर A तक हम आ गए। ओके, अब आप यहाँ देखिए जरा, इसका जो वेक्टर पार्ट, इंटीग्रेशन से पहले आपको वेक्टर हटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको वेक्टर को हटाने की प्रक्रिया यहाँ जारी करते हैं। ए टू डी आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपर डायरेक्शन में है और ए डी जो है इससे परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये आ जाएगा ई डी एल एंड दिस इज कॉस 90 डिग्री प्लस डी टू सी वाले पार्ट में क्या है, डी टू सी electric field and dl both are in the same direction, so this is edl and this is cos 0 डिग्री प्लस अगले पोर्शन में चले जाइए, सी डी में सी बी में E and DL आर परपेंडिकुलर, तो मैं लिख दूंगा E DL, दिस इज वंस अगेन cos 90 डिग्री प्लस आगे वाले पार्ट में B से वापिस A की ओर और यहाँ है E DL आर ऑपोजिट टू वन अनदर, दिस इज cos 180 डिग्री। ओके, सो देयर इज नो, आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ओके, सो हम आगे लिखें। अब हमने हमारे पास cos 90 डिग्री 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो cos 90 डिग्री ओवर हियर इज आल्सो 0। हमारे पास अब दो कंपोनेंट बच जाएंगे। So this is the x component of electric field and this part is equal to 1. अब आप Ex को बाहर निकाल लें और इंटीग्रल आप ले लें dl का। The integral of dl
और इसमें यहाँ DC है, this part is DC. So here this is not dx, this is something different. This is not dx. Here electric field is equal to Ex plus Dex. यहाँ देखिए, यहाँ जो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और इस पार्ट में आगे वाला जो पार्ट आपके पास आ जाएगा, दिस पार्ट इज इक्वल टू -1, इसको आप -1 को बाहर ले लीजिए और x कंपोनेंट इसका आ जाएगा और इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा dl। अब खोल दीजिए आप इसको, dl का जो इंटीग्रल सॉल्व करके l आ जाएगा और इसका भी इंटीग्रल सॉल्व करके l आ जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू Ex इंटू एल प्लस Dex इंटू एल माइनस Ex इंटू एल। सो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। यदि आप अपने इस लूप का लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा Dex टाइम L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आई थिंक दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। आपको मज़ेदार लगा? मुझे नहीं लगता इसमें मैथमेटिकली आपको कोई मुश्किल आए। हम आगे चलते हैं। अब आपको फ्लक्स वाले पार्ट को सॉल्व करना है, और फ्लक्स वाले पार्ट में हम ऐसा करते हैं कि फ्लक्स फाई बी। तो फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग बाई डायरेक्शन है हमारे पास, और हम ये लिख देंगे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD गुणा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच वन? दिस इज ABCD। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग बाई डायरेक्शन इंटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ इज L and breadth is dz, right? So this is equal to B by L and dz. So this is another equation number 3. अब आपको यहाँ निकालना है डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। नाउ दिस इज d phi b अपॉन dt विच इज इक्वल टू, करिए आप इसका डेरिवेटिव, इसमें L dz को आप बाहर निकाल लीजिए और you will take the derivative of dB by upon dt. Okay, so now this is equation number 4. From equation 2, 4 and 1, from equation 1 comma equation 2 and equation number 4 we have। अब वहाँ पुट कर दीजिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा Dex इंटू एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ L इंटू dz इंटू dB बाई अपॉन dt। सो आप इसको आगे लिख सकते हैं, Dex अपॉन dz, L के साथ L कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dB बाई अपॉन dt। ओके, so now we will use the basic equations which we are having over here। देखिए, अब आपको Ex कंपोनेंट आपको पता है, तो मैं यहाँ लिखूँ, यदि आपके पास Ex दिया हुआ है दैट इज E0 और साइन ऑफ दिस इज kz माइनस ओमेगा t। अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z। सो Dex अपॉन dz इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर निकाल लीजिए, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, तो थीटा इसमें है kz माइनस ओमेगा t, और डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा वंस अगेन तो आ जाएगा d अपॉन dz ऑफ दिस इज kz minus omega t। So in the next line what you will write,
E0, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आप जेड कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो जेड का कंपोनेंट नहीं है, यहाँ इसका डिफरेंशियल जीरो आएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा के। सो दिस इज के टाइम cos of this is k z minus omega t। ओके, सो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो बाई component of magnetic field is the magnetic field along by direction is maximum value of magnetic field, और ये साइनोसॉइडल वेव की तरह चल रहा है के जेड माइनस ओमेगा टी। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव इसका निकालिए, डी बी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी ज़ीरो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस, एंड दिस इज के जेड माइनस ओमेगा टी। और जब आप टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस पार्ट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, एंड फ्रॉम दिस पार्ट यू विल हैव माइनस ओमेगा। सो आपके पास आ जाएगा डी बी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा, दिस इज बी ज़ीरो, एंड कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। अब आप इसको लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 आप इसको मान सकते हैं, और इसको आप इक्वेशन नंबर 6 ले सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 7 ले सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, एंड इक्वेशन नंबर 7 वी हैव, ओके, पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा E0 के एंड कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पुट कर दीजिए माइनस ओमेगा B0 कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। अब खोल दीजिए इसको ब्रैकेट को, दिस इज E0 के कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम B0 कॉस के जेड minus omega t. So see, this part will cancel with this part, and you are left with the E0 upon B0. This is equal to omega upon k. This is what I have proved it earlier, that it is equal to the velocity of light. It's the velocity of electromagnetic waves. So C is equal to here E0 upon B0. तो देखिए हमने जैसे प्ले किया मैक्सवेल इक्वेशन के साथ, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के साथ, सो यू हैव द ब्यूटीफुल आंसर कि यदि आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट का पता करना है तो आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर दीजिए। सो इसका आंसर जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, इट्स सो नाइस टू प्ले विद दिस इक्वेशंस। हम अपने वीडियो को थोड़ा आगे आपके साथ फिर लिए चलते हैं, और इसमें यदि कुछ आपको थोड़ा बहुत पार्ट समझ नहीं आया होगा तो आपके पास एक और चांस होगा जब हम सेकंड पार्ट ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अगली जो इक्वेशन है उसमें ये कहा गया कि यदि तुम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हो, किसी लूप बनाते हो मैग्नेटिक फील्ड का और उसको जोड़ते हो, तो ये आएगा म्यू नॉट टाइम आई प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। पर हम इसमें जो सच्ची सच्ची बात करना चाहते हैं, और वो सच्ची सच्ची बात ये है कि जो यहाँ जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जैसे कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उसके बीच में जो जनरेट होती है, तो उसमें कंडक्शन करंट तो होता नहीं, तो यदि कंडक्शन करंट नहीं होता तो हम इसको साथ में नहीं ढोएंगे, हम इस इक्वेशन को, इस पार्ट को ज़ीरो पुट कर देंगे, और मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, हियर आई सी कंडक्शन करंट इज इक्वल टू ज़ीरो,
तो आपकी जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके की शक्ल बना लेगी। ये आएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो, और कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब सुंदरता वाली बात यह है कि आप सब कुछ देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका मैथमेटिक्स करेंगे और उसको पुट करके हम यहाँ रख देंगे। यहाँ देखिए, आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कैसे चलती है, उसका आपने कंबाइंड डायग्राम जो एनसीईआरटी बुक का हमने यहाँ डिस्प्ले किया है उसको आपने ध्यान से देखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसे वेरी करता है उसको भी आपने देख लिया। हम ऐसा करते हैं कि ये जो वेव है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, वहाँ वो ऐसे वेरी कर रहा है, दिस इज वेरिंग लाइक दिस, ओके। इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक यहाँ रेक्टेंगल चूज करते हैं क्योंकि आपको लूप बनाना है। वो जो लूप है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, पहले भी ऐसा ही था। अब इसका ये वाला पार्ट हो गया आपके पास ए, और इस वाले पार्ट को हम ए कह देते हैं, इस वाले पार्ट को बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, और इसको हम डी कह देते हैं। सब कुछ वैसे का वैसा होगा। ये जो लेंथ है वो डी जेड होगी, ओके, बिकॉज द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। दिस इज द एक्स कंपोनेंट, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। सो वी आर टॉकिंग नाउ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ए बी की जो साइड है, यदि उसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बाई डायरेक्शन में बी वाई है, तो आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वेरिएशन होगी सिंपल हार्मोनिक वेव की, हर वैल्यू डिफरेंट होगी वेव में, इसलिए आप डीसी वाली साइड को दोबारा बी वाई नहीं ले सकते, आपको बी वाई में कुछ जोड़ के और लेना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ बी वाई प्लस डी बी वाई हो जाएगा, ओके। अच्छा, हमने क्या करना है अब, इस वाले पार्ट को, इसको इक्वेशन को नंबर दे देते हैं हम, 7 तक तो पहुंच गए थे शायद। सो ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर, ये इसको नया, चलो इसको कोई बात नहीं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम इक्वेशन नंबर 9 लिख देते हैं। अब आपको इसको खोलना है, इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो पहले तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख लेते हैं, बी डॉट डी एल। अब खोलना शुरू करते हैं। यदि आप खोलेंगे तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट की ओर हम मूव करना शुरू करेंगे। ऐसे करके हम लेके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपके पास आ जाएगा ए से बी की ओर, ए से बी, ये आएगा बी डॉट डी एल, फिर आप चलिए बी से सी की ओर, फिर बी डॉट डी एल। ये आपका रिवीजन ही हो रहा है इसमें, प्लस ये सब एनसीईआरटी में लिखा है फ्रॉम सी टू डी, बट डायरेक्ट लिखा है, उन्होंने कहा कि आप खुद प्ले करिए इसके साथ, तो हम प्ले कर रहे हैं बी डॉट डी एल प्लस, आगे हम चलते हैं बी से ए तक, एंड दिस इज वंस अगेन बी डॉट डी एल। अब देखो जरा, आप ए से चले थे, वापस फिर ए पर आ गए, इसका मतलब आपका लूप जो है वो पूरा हो चुका है। हमें यदि इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन से पहले हमें वेक्टर्स को रिमूव करना पड़ता है, और क्योंकि नहीं तो डायरेक्शंस ज़्यादा हो जाती है और नेट डायरेक्शन का हमें पता नहीं चलता। सो ए बी या बी डॉट डी एल, ए बी में देखिए आप, ए बी से बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है। सो बी एज बी एंड डी एल आर इन सेम डायरेक्शन, यू कैन राइट के ये आपके पास आ जाएगा बी डी एल, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। और अगले वाले पार्ट में अब बी सी में नेचुरली ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज बी डी एल कॉस 90 डिग्री। अगले वाले पार्ट में आपके पास हो जाएगा बी डी एल, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, वेक्टर नहीं होगा यहाँ, वेक्टर विल नॉट बी हियर, वेक्टर को ही तो हम रिमूव कर रहे हैं। सो इस पार्ट में हो जाएगा बी डी एल cos 180 डिग्री, एंड दिस पार्ट इज सी डी, और लास्ट वाले पार्ट में दोबारा फिर से हो जाएगा बी डी एल, प्रीवियस आर्टिकल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, cos 90 डिग्री हो जाएगा। सो हम जानते हैं cos 90 डिग्री तो 0 होता है, और यहाँ भी ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 2 पार्ट रह जाएंगे। ए बी वाले पार्ट में देखिए जरा, इस वाले पार्ट में cos 0 डिग्री 1, और यहाँ cos 0 डिग्री वाला पार्ट जो है वो
-1 हो जाएगा। तो यहाँ आप इस पार्ट को लिख सकते हैं क्योंकि इसका बाई कंपोनेंट है, तो और बाई कंपोनेंट और dl का जो इंटीग्रल होगा वो l। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाएगा। इस पार्ट से 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। और जो C टू D कंपोनेंट है, C टू D कंपोनेंट में -1 को आप आगे लिख लीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड अब सेम नहीं होगा, वो होगा B/+ dB/ इंटू इंटीग्रल को सॉल्व करके L आएगा। इसको आप आगे सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपके पास B/L माइनस, खोल दीजिए, B/L माइनस dB/L। ये कैंसिल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि यदि आपने लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप का लिया, आपके पास आंसर आया -dB/L। ओके, वेल अब हम इसका जो है वो राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब फ्लक्स को आपको निकालना है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन इनटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, उसको हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन, और एरिया क्या होगा L इंटू dz, राइट। सो दिस पार्ट इज dz एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये आएगा d phi e अपॉन dt, और इसमें L dz को आप बाहर रखिए, ये आपके पास आ जाएगा dEx अपॉन dt। ओके, so this is another equation. I mean this is equation number 10 and this is equation number now 11. Okay, from equation 9, 10 and 11, from equation 9, equation number 10 and equation 11, and equation 11 we have from equation 9, 10 and 11। आप यहाँ इक्वेशन नंबर 9 में लिख दीजिए B डॉट डी एल जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है वो माइनस ऑफ डी बी बाई क्रॉस एल इज इक्वल टू μ0 एप्सिलॉन 0, और यहाँ आप भर दीजिए आगे L टाइम डी जेड इंटू डी ई एक्स अपॉन डी टी। ओके, so L will cancel with L, and then you will have now minus of dB by upon dz is equal to μ0 epsilon 0, and this is dEx upon dt. Okay, this is another equation. I mean I'll mark this as equation number 12. सो अब हमारे पास बाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट अवेलेबल है। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बाई कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, और वो आ जाएगा आपके पास B0 साइन ऑफ दिस इज के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, सो वी विल टेक द डिफरेंशियल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू जेड। दिस इज डी बी बाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, so this is the maximum value of magnetic field should be taken outside। साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा, ये कॉस थीटा इसमें है के जेड माइनस ओमेगा टी, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस थीटा वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो ओनली के विल सर्वाइव बिकॉज ओमेगा टी दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ जेड, सो यू विल हैव के टाइम B0 कॉस ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। So I will mark this as equation number 13। अब हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि Ex जो है वो आ जाएगा आपके पास E0 साइन ऑफ, ये इसका थीटा पार्ट है, के जेड माइनस ओमेगा टी। जो ये जानकारी दे रहा है कि आपकी वेव जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है, आपने प्लस वन में पढ़ रखा है। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ई एक्स अपॉन डी टी। ये आपके लिए आसान है क्योंकि आप +2 के स्टूडेंट हैं। E0 मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस, थीटा वाला पार्ट आ जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी। आगे फिर आप इस पार्ट का फिर आप डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो टी का फंक्शन है नहीं, के जेड इज नॉट द फंक्शन ऑफ टी, तो यहाँ से सिर्फ माइनस ओमेगा बचेगा। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा
E0 and cos of kz minus omega t. This is equation number 14. So अब यहाँ लिख दीजिए आप from equation 12, 13 and 14. From equation 12, equation 13 and equation 14. अब आप यहाँ भरेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ के टाइम B0 and this is the cos of kz minus omega t and this is equal to mu 0 epsilon 0 और यहाँ आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इनटू सीधा लिख देते हैं माइनस ओमेगा E0 cos of kz माइनस ओमेगा टी. सो इसके साथ ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड रेस्ट इज व्हाट माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा इसको आप परे ले जाइए. यू आर लेफ्ट विद हियर पहले ऐसे लिख लेते हैं k टाइम D0 it is equal to omega 0 epsilon 0 and this part is E0. okay, I think we are left with this. okay, so इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए. यहाँ है आपके पास ओके yeah, omega is also missing over here. This is omega time. okay, it's omega time E0. so now take 1 upon mu 0 epsilon 0 to this side and this is E0 upon B0 into omega by k. So we know that omega by k is equal to c. That is what we have done initially. पिछले आर्टिकल हमने ये प्रूव किया कि E0 upon B0 भी c के बराबर होता है. तो ये c इंटू सी हो जाएगा c स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ mu 0 and epsilon. oh no. so this is डायरेक्ट कर दिया हमने. c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन mu 0 epsilon 0. so therefore c is equal to अंडर रूट 1 अपॉन mu 0 एंड एप्सिलॉन 0. अब आप ये देखिए कि जब हम लाइट की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग चीज़ है. आप इन दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी की. आप पुट कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3 क्रॉस 10⁸ मीटर एक सेकंड में. इसका मतलब ये होगा कि जो लाइट है यदि 1 सेकंड के लिए चले तो इतने दूर चली जाती है, इतने मीटर दूर चली जाती है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो आर्टिकल है हमें ऑप्टिक्स में लाइट में कितना बड़ा भूमिका अदा करेगा, उसकी भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे. और जब हम ऑप्टिक्स के बारे में के वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ आपको इसका सिग्निफिकेंस, इसकी गहराई वह खुद समझ आ जाएगी कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल का, मैक्सवेल इक्वेशंस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. टिल देन आपको वेट करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका खूब मनोरंजन और सीखा होगा कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से हम किस तरीके से साइंस को इंटरप्रेट करते हैं. और यदि कोई समस्या आपको रहती है, कोई आप सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपके लिए शुभाशीष. खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें. धन्यवाद.